आप सब लोग आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबसे ये बात कही थी कि मैं आप लोगों की जो अंडर आर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका मैं एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। तो जी हाँ, ये जो मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जिन लोगों को अंडर आर्म से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स आज इस वीडियो के थ्रू खत्म होने वाली हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं लास्ट तक आपको इतने अच्छे-अच्छे बेनिफिट्स बताऊँगी कि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीरम बताने वाली हूँ, एक ऐसी नेचुरल रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके अंडर आर्म्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। 100% गारंटी है कि आपकी अंडर आर्म से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप किन-किन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हो, जो आगे जाके आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग होते हैं, उन सब को पसीना आने की प्रॉब्लम तो होती होती है। बहुत ही रेयर लोग होते हैं, बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि 100% लोगों को तो पसीना आता ही आता है। उसमें से जो 80% लोग होते हैं, उनको मेंटेनेंस में पसीना आता है, मतलब बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मतलब पसीना आता है और किसी-किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। हद से ज़्यादा पसीना आना भी ठीक नहीं होता है ना? और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसीना ही नहीं आता है, मतलब उनको अंदर से तो गर्मी लगेगी, अंदर से उन्हें स्वेट फील होगा, बट अगर उनकी स्किन देखी जाए, तो उनकी बॉडी या फेस पे बिल्कुल भी आपको पसीना नहीं दिखेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप लोगों के भी आस-पास होंगे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को नॉर्मल पसीना आता है तो क्या है? तो वो बिल्कुल नेचुरल है। पसीना सबको ही आता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पंछी हो, सबको पसीना आता है। ठीक है? वो बिल्कुल नॉर्मल थिंग है। जिन लोगों को हद से ज़्यादा पसीना आता है, मतलब वो कुछ करें, ना करें, उनको पसीना आना ही आना है। तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम वाली बात होती है। किसी-किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को स्वेट रिलीज़ ज़्यादा होता है। और किसी-किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, तो उस वजह से भी स्वेट रिलीज़ ज़्यादा होता है। तो इन सब कारणों के चलते पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ ना हो, जिसकी वजह से पसीना आ रहा है। तो अगर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से है, तो फिर आपको डेफ़िनेटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर से, मेडिसिन्स वगैरह अपनी चलानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बट आपको पसीना ज़्यादा आता है, तो उसके लिए मैंने एक सीरम बताया था आपको अपने एक वीडियो में, जो बारिश के मौसम में जब पपड़ी जम जाती है फेस पे, बॉडी पे, तो उस पपड़ी को निकालने के लिए वो सीरम लगाना होता है, तो उससे पसीना रिलीज़ भी कम होता है और जो पपड़ी जम जाती है पसीने की, तो वो भी तुरंत आसानी से निकल जाती है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है? अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि जिन लोगों को पसीना आता ही नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जाए? तो ये भी एक हार्मोन प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को बिल्कुल पसीना स्किन में नहीं आता है, तो उस उनको थोड़ी-सी हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है, तो जिस वजह से पसीना बाहर नहीं आता है। अंदर तो स्वेट रिलीज़ होता है, बट बॉडी पे बाहर स्वेट रिलीज़ नहीं होता है। तो इससे कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बट हाँ, धीरे-धीरे उनको अंदर से प्रॉब्लम्स क्रिएट ज़रूर होने लगती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में तो जान लिया। अब हम जानते हैं कि जिन लोगों को अंडर आर्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, वो किस तरीके की हो सकती है। तो जे काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि उनको पसीना तो आता है, लेकिन उनका पसीना महकता हुआ, बहुत ज़्यादा बदबू आती है पसीने की, मतलब थोड़ी देर भी आप उनके पास नहीं बैठ सकते हो। तो अगर कुछ ऐसी समस्या है, तो आज जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ, उससे पूरी तरीके से आपको निजात मिल जाएगी, ठीक है? उसको आपको मुश्किल से थोड़े दिन ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, यूँ समझ लीजिए 1 वीक अगर आपने यूज़ कर लिया, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो जो अभी मैं रेमेडी बताऊँगी, तो उससे आपकी स्मेल चली जाएगी पसीने की, ठीक है? आपको चाहे कितना भी पसीना आता हो, बट आपको स्मेल नहीं आएगी, ओके? दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को अंडर आर्म्स में आपने देखा होगा कि अंडर आर्म्स उनके ब्लैक हो जाते हैं। तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं, गर्ल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अंडर आर्म्स को सुंदर दिखाने के चक्कर में वो शेविंग क्रीम यूज़ करने लगते हैं अपने अंडर आर्म्स पे, वीट आता है, वीट यूज़ करने लगते हैं। टीवी पे तो दिखाते हैं कि हाँ, वीट बिल्कुल नेचुरल होता है, बट ऐसा नहीं है, वीट में भी भरपूर केमिकल होता है और केमिकल अगर आप अपने अंडर आर्म्स में लगाओगे, तो डेफ़िनेटली आपको हार्म करेगा ही करेगा। तो केमिकल चीज़ों से आपको अपने अंडर आर्म्स को बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर आर्म्स हमारी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। जैसे आपकी स्किन फेस की होती है,
ऐसी आपकी अंडर आर्म्स की भी स्किन होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है। तो जैसे ही आप उसमें कुछ केमिकल अप्लाई करोगे तो उससे वो बहुत अंदर से जलन सी होने लगती है और उसमें और वो बहुत तेज़ी से स्वेट रिलीज़ करता है और जिससे उस स्किन को काला करना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस होता है केमिकल का। कुछ लोग होते हैं कि उसमें डायरेक्टली शेव करना स्टार्ट मतलब ना कोई सोप, ना क्रीम कुछ नहीं लगाते, डायरेक्टली शेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप डायरेक्टली रेज़र उसमें यूज़ कर रहे हो, इस तरीके से रेज़र यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, वो मतलब अंदर से तो बालों को नहीं निकाला है, ऊपर-ऊपर बालों को निकाला है, बट जो ब्लेड की रगड़ होती है, वो उसमें स्किन में पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप जो अपने अंडरआर्म्स के हेयर रिमूव कर रहे हो शेव के द्वारा, तो अगर आप उसको गलत डायरेक्शन में निकाल रहे हो, तो उससे क्या होता है आपके बाल जैसे अगर ऊपर की ओर निकलते हैं, ठीक है? अगर आप उसको नीचे की ओर ऐसे शेव कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको उल्टी साइड से तो निकाल रहे हो, तो जो आपके बाल होंगे, वो बिल्कुल अंदर गहराई से तो निकल जाएँगे काफ़ी हद तक। बट अगर अगेन आपने उसको ऊपर की ओर शेव नहीं किया, तो क्या होगा, आपके तो अंदर जो जड़ है, वो तो ऊपर की ओर जाती हुई है। आपने उसको गलत डायरेक्शन में शेव कर दिया और उसको फिर शेव का सही डायरेक्शन नहीं दिया। तो इससे क्या होगा कि जो आपके हेयर निकलने नए हेयर निकलने स्टार्ट जो होंगे, वो नीचे की ओर है। तो वो अंदर से तो वो ऐसे थे, जब आपने उसको शेव किया, तो वो तो कट के इतने रह गए, बट अंदर से तो वो ऐसे ही निकल रहे हैं ना। बट जब वो निकलेंगे, तो वो तरीके से जाके इस तरीके से मुड़ जाएँगे। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? तो जब बाल इस तरीके से अंदर से ऐसे मुड़ेंगे बट बाहर निकलने पे ऐसे मुड़ेंगे, तो आप खुद सोचिए कि बालों का शेप कहाँ जाएगा? तो जिससे ये होता है कि वहाँ पे दाने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपने तो उसमें छेड़छाड़ कर दी है, आपको पूरी नॉलेज नहीं है, बट आपने उसमें छेड़छाड़ कर दी है। तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन तुरंत प्रॉब्लम में आ जाती है। क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो ज़रा-सी आपने कुछ गलतियाँ की तो वो तुरंत असर अपना दिखा देती है। ठीक है? तो अगर आपने उसको गलत डायरेक्शन में करके सीधे डायरेक्शन में वापस से नहीं किया दोबारा, तो फिर वो हेयर को टेढ़ा-मेढ़ा ग्रोथ देना स्टार्ट कर देती है। जिससे जब वो स्टार्टिंग में जब वो ग्रोथ करेंगे तो उसमें थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे इस तरीके से दाने उभरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। क्योंकि दाने अगर निकलने स्टार्ट हो गए तो उसमें सीबम की मात्रा आने लगेगी और जब सीबम की मात्रा आने लगेगी तो उसमें बिल्कुल परफेक्टली है कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ काफ़ी लोग होते हैं अपने अंडर आर्म्स को गोरा दिखाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं ब्लीच स्टार्ट कर देते हैं अपने अंडर आर्म्स पे। कहीं शादी फंक्शन में जाना है या किसी पार्टीज़ में जाना है या कट स्लीव्स पहनने हैं, काले हैं अंडर आर्म्स तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली इमीडिएटली रिजल्ट पाने के चक्कर में वो तुरंत ब्लीच यूज़ करेंगे और उसको रिमूव कर देंगे। तो ब्लीच खुद आप सोचो जब आप किसी कटी हुई जगह पे लगा देते हो तो कितनी तेज़ जलन होती है। अगर आप पहली बार आपने कभी भी जब भी आपने पहली बार ब्लीच लगाया होगा अपने फेस पे, तो आप खुद आपने नोटिस किया होगा कि ब्लीच की स्किन में लगती है तो आपकी स्किन में हल्की-सी जलन होती होगी। जब आपने पहली बार ब्लीच यूज़ की होगी, तब आपने महसूस किया होगा। अगर आपको याद है जब आपने पहली बार यूज़ किया होगा और आपको ऐसा हुआ हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि जो-जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इस वीडियो में कि ऐसा-ऐसा अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ आपको दिखी है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर आप लोग लिख के बताना ताकि और टीनेजर्स जो हैं या जो लोगों को नहीं इतनी नॉलेज है, वो जान सकें कि ऐसा होता है और वो अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो जब ब्लीच यूज़ करते हो तब आपने देखा होगा कि आँखों में आँसू आ जाते हैं, केमिकल की झरप सी लगती है और स्किन में थोड़ी-सी इचिंग होती है। तो खुद सोचो कि ब्लीच में कितना केमिकल होता है और जब आप उसको अंडर आर्म्स पे लगाते हो तो बिल्कुल बनी-सी बात है कि वो आपकी स्किन को जला देती है अंदर से, जिससे अंडर आर्म्स धीरे-धीरे काले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी लोग होते हैं बदबू ना आए, स्मेल ना आए, इस वजह से काफ़ी सारा डिओड्रेंट अपने अंडर आर्म्स में डालना स्टार्ट कर देते हैं, परफ्यूम्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी डायरेक्टली। तो उससे भी क्या होता है कि बनी-सी बात है यार परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, इन सब में भी केमिकल होता है। तो वो आप अपने डायरेक्ट अंडर आर्म्स में डालोगे, तो वो आपके अंडर आर्म्स को काला करेगा ही करेगा और उससे इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे अंडर आर्म्स काले होने लगते हैं, अंडर आर्म्स में दाने स्टार्ट हो जाते हैं। सही टाइम पे अगर आपने अंडर आर्म्स का ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो बढ़ते उसमें पिंपल्स आने लगते हैं, उसमें सीबम की मात्रा बढ़ने लगती है और वो बड़े-बड़े दानों के रूप में आ जाते हैं। अगर आपने उसमें और भी नहीं किया तो वो एलर्जी हो जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आपने टाइम से अपने अंडर आर्म्स पे ध्यान नहीं दिया और आप ये सारी गलतियाँ कर रहे हो।
तो अब हम अपने फाइनल सॉल्यूशन पे आ रहे हैं कि वो ऐसा क्या सॉल्यूशन है, कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसको यूज़ करने पे ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो सकती हैं, आपके अंडरआर्म्स गोरे हो सकते हैं, सारा इन्फेक्शन खत्म हो सकता है। तो मैं वो रेमेडी आपको बनाकर दिखाऊँगी, किस तरीके से आपको उसे बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो पहले हम उसको बनाना सीखते हैं। तो उसको बनाने के लिए कोई आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी रेमेडी है, उसको बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तरीके की आपको एक स्प्रे बॉटल चाहिए, तो कोई भी आपके पास बॉटल हो, बस स्प्रे अच्छा होना चाहिए। तो स्प्रे वाली आप कोई भी एक बॉटल ले लो एंड फिर आपको उसमें डालना है रोज़ वाटर, ठीक है? देखो रोज़ वाटर आपको बहुत सारा इसमें नहीं डालने की ज़रूरत है, फिर ऐड करो इसमें, बहुत ज़्यादा रोज़ वाटर ऐड नहीं करना है। मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको ऐड करना है। तो ये देखिए ये मेरी स्प्रे वाली खाली बॉटल है और रोज़ वाटर हम यहाँ तक है हमारा फुल है, ठीक है? तो इसको हम लोग 1/4 रोज़ वाटर डालेंगे। यूँ समझ लीजिए 1/4 का मतलब है कि आपको कम से कम 25 से 30 एमएल 25 से 30 एमएल बच्चों की दवाइयों की बॉटल में एमएल्स वाले ढक्कन आते हैं ना, तो उसमें एमएल्स लिखा होता है। तो जितने एमएल मैं बता रही हूँ, उतने एमएल के हिसाब से आप इसको डाल सकते हो। वो मैं अपने अंदाज़ से डाल रही हूँ, बट अगर जिनको अंदाज़ नहीं मिलता है चीज़ों का, तो वो इस तरीके के जो बच्चों की दवाइयों में ढक्कन आते हैं, जिसमें एमएल लिखा होता है, तो वो ढक्कन से नाप के डाल सकते हैं। तो 25 से 30 एमएल पूरा 30 एमएल आप रोज़ वाटर इसमें डाल दीजिए। तो मैं चौथाई रोज़ वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए, ये मेरा चौथाई रोज़ वाटर है, इतना डालती आधा होता और अगर मैं ये पूरा यहाँ तक डालती तो ये पूरी हो जाती। तो मैंने सिर्फ़ चौथाई डाला है, ठीक है? मैंने चौथाई रोज़ वाटर डाला है, बिल्कुल इतना सा। तो अगर आप इसको ढक्कन में नापोगे, तो हाँ, ये 30 एमएल आराम से निकल आएगा, ठीक है? अब इतने से रोज़ वाटर में हम लोग कौन-सी रेमेडी बनाने वाले हैं, तो आगे देखते हैं। इसमें आपको ऐड करना है आरओ का पानी। नॉर्मल वाटर मत यूज़ करना, अगर आपके पास खारा वाटर आता है आपके नल में, बहुत खारा पानी आता है, तो उसको मत यूज़ करना, पीने वाला पानी आप यूज़ करना। तो वो आपको इसमें यूज़ करना है। तो मैं आरओ का पानी इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास देखिए ये थोड़ा-सा पानी है आरओ का, तो मैं ढक्कन से आपको बता दे रही हूँ, तो इससे आपको अच्छे से अंदाज़ा मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने 30 एमएल रोज़ वाटर लिया है और 30 एमएल आपको आरओ का पानी इसमें डालना है, ठीक है? तो 30-30 ये 60 एमएल हम लोगों का हो गया। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख रहे हो, तो आप यूँ समझ लेना कि 60 एमएल आप रोज़ वाटर लेना और 60 से 80 एमएल आप आरओ का पानी ले लेना, ठीक? ये आप कर सकते हो, इतनी भी क्वांटिटी आप ले सकते हो अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो। मैं थोड़ी मात्रा में बना रही हूँ, तो मैं इतना ले रही हूँ। तो 30 एमएल मैंने आरओ का पानी लिया और 30 एमएल मैंने रोज़ वाटर लिया। अगर मैं चाहूँ आरओ का पानी इसमें 5 से 10 एमएल और बढ़ा सकती हूँ, तो ये कोई ख़राब नहीं हो जाएगा। तो आप इतना बस अंदाज़ा रखना, ठीक है? अब हम इसमें जो यूज़ करने वाले हैं वो है मोस्ट पावरफुल इंग्रीडिएंट जो है फिटकरी का पाउडर, ठीक है? देखिए जो मैंने पहला वीडियो फिटकरी का बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिटकरी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन और हेयर के लिए। तो उसमें मैंने पाउडर बनाया था फिटकरी का, आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, आपके काम आएगा। तो उसमें मैंने फिटकरी का पाउडर आपके सामने बनाया था, तो मैंने थोड़ा-सा उसको यूज़ किया था, बाकी पाउडर मेरा बच गया था। तो ये वाला वही पाउडर है ना? तो ये वही पाउडर है, तो वही फिटकरी का पाउडर हम लेंगे। तो इसकी ज़्यादा क्वांटिटी हम लोगों को नहीं चाहिए, बस थोड़ी-सी क्वांटिटी हमें चाहिए, तो मैं इतना सा पाउडर ले रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा-सा, ओके? ये पाउडर हमें इसी रोज़ वाटर और आरओ के पानी में डालना है, ठीक है? इस तरीके से। मेरी स्पून बहुत छोटी है, तो इसलिए मैंने 2 टीस्पून मैंने डाला है, ठीक है? ओके। तो ये मैंने फिटकरी का पाउडर इसमें डाल दिया है, ओके। देखो बिल्कुल फिटकरी अंदर आप देख सकते हो कि फिटकरी अंदर बिल्कुल बैठ गई है तली में, दिख रही है? ट्रांसपेरेंसी क्रिस्टल की। तो इस तरीके से वो बैठ जाएगी और जो यहाँ पे ये सब लगा हुआ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बताऊँगी कि इसको और क्या करना है, ठीक है? अब क्या करना है, ये फिटकरी हम लोगों ने डाल दिया रोज़ वाटर आरो वाटर में, ठीक है? अब इसमें आपको ऐड करना है लेमन एसेंशियल ऑयल। देखिए, आप डायरेक्ट लेमन भी इसमें यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों के पास एसेंशियल ऑयल नहीं है, तो वो डायरेक्ट लेमन इसमें यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 बूँद आपको लेमन इसमें डालना है। जिन लोगों को लेमन से एलर्जी है या कुछ प्रॉब्लम है या वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अपने अंडरआर्म्स पे, तो वो लेमन एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। ठीक है? तो इस लेमन जो एसेंशियल ऑयल है, इसकी आपको सिर्फ़ 2 बूँद इसमें डालनी है। तो मैं 2 बूँद इसमें ऐड करूँगी लेमन एसेंशियल ऑयल की। मैंने 2 बूँद इसकी 1, 2, ठीक है? 2 बूँद मैंने इसकी
लेमन एसेंशियल ऑयल की मैंने डाल दिया है इसमें। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जो लेमन ओरिजिनल होता है ना, उसकी 3-4 बूंदे आप इसमें डाल देना, खराब नहीं होगा ये, परेशान ना हो। अगर लेमन एसेंशियल ऑयल नहीं है तो उस जगह आप लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। तो मैंने ऑप्शनल आपको बताया है। और फिर बस इसको, बॉटल को आपको बंद करना है, इस तरीके से शेक करना, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से आपको इस बॉटल को शेक करना है। शेक क्यों करना है? इस बॉटल को अगर आप इस तरीके से 2 मिनट शेक करोगे तो इससे क्या होगा, जो हम लोगों ने रोज वाटर, आरओ वाटर डाला है और उसमें फिटकरी डाली है और लेमन एसेंशियल ऑयल डाला है, या अगर आप नींबू का रस थोड़ा सा ऐड करोगे, तो वो सारी चीजें शेक करने से क्या होगी, बिल्कुल अंदर मिक्स हो जाएंगी, एक दूसरे में बिल्कुल एक सार हो जाएंगी, अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और आपको अप्लाई करने में और ज्यादा आसानी रहेगी। तो ये देखिए, मैंने इसको 2 मिनट तक शेक किया है। ये बिल्कुल वाइट कलर में आ गया। नहीं, जब मैंने इसको डाला था तब आपने देखा था ना कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। अब देखिए शेक करने में ये बिल्कुल वाइट कलर में आ गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसमें कुछ दूध वगैरह मिला दिया है, ये ऐसा वाइट है। तो देखो आप लोग, कि बिल्कुल नहीं, जैसे दूध वाली सफेदी आती है तो वैसी है, बट नीचे उतना ही ट्रांसपेरेंट सा हो रहा है। तो जो आप महंगे महंगे डीओ, रोल ऑन, ये सब चीजें यूज करते हो, उससे 1000 गुना ये बेस्ट है आपके अंडर आर्म्स के लिए। जिससे इसको अगर आप यूज करोगे तो इससे आपके अंडर आर्म्स की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और बनाना तो आपने खुद देखा है, 1 मिनट भी नहीं लगा है मुझे इसको बनाने में, 1 मिनट में ये बनकर तैयार हो गया है ना बेस्ट चीज। तो बस इजी है बनाना, इतना आसान है कि आप बस तुरंत इसको फटाफट बनाकर और आराम से इसको रख दो। ये आप महीनों तक रखोगे, ये खराब नहीं होगा, ना फ्रिज में रखने की जरूरत है। आप चाहो इसको इस तरीके से बना के अपने बाथरूम में रख सकते हो। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अप्लाई किस तरीके से करना है मुझे आपको दिखाना था तो इसलिए मैंने चेंज किया है, बताती हूँ। जब आप नहाने के लिए जा रहे हो तो इसको बना के अपने बाथरूम में आप रख लो। ठीक है, बनाकर आपने अपने बाथरूम में रख लिया। जब आपने नहा लिया, आप टॉवल से अपने शरीर को पोंछ लो, अंडर आर्म्स को पोंछ लो। उसके बाद आपको इस तरीके से थोड़ा सा शेक करना है। शेक करने के बाद इजिली अपने अंडर आर्म्स पे स्प्रे कर लेना है। और स्प्रे करके आपको इस तरीके से थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि ये इजिली सूख जाए। इस तरीके से आपको करना है। ओके, ये 2 मिनट लगेगा और ये इजिली सूख जाएगा। इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद रात में जब आप सोने जाओ तो इस तरीके से स्प्रे कर लो। स्प्रे करने के बाद 2 मिनट आपको मसाज करनी है, अगर आपको इजी लगे तो। मसाज नहीं करनी तो सिर्फ आपको स्प्रे करके इस तरीके से इसको छोड़ देना है और आप बस पूरा दिन आराम से अपना काम कर सकते हो। जब आप रात में सोने जाओ तो बस इसी तरीके से अपने अंडर आर्म्स पे आपको स्प्रे करना है। अगर आपका पूरे दिन का पसीना है अंडर आर्म्स पे तो पहले प्लेन वाटर से उसको क्लीन कर लो, किसी कॉटन में भिगो के, कोई कॉटन आप भिगो लो या रुमाल कोई भिगो लो, अपने अंडर आर्म्स को पोंछ लो। उसके बाद इसको स्प्रे कर लो और उसको इसी तरीके से ओवरनाइट के लिए छोड़ दो। तो इस तरीके से इस सीरम को लगाने के बाद आपके जो अंडर आर्म्स हैं वो 2 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देंगे। और जब 1 हफ्ते तक अगर आपने इसको यूज कर लिया तो आपके अंडर आर्म्स चाहे काले हो, चाहे बहुत ज्यादा आपके ईचिंग हो, या अगर आपके अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा स्मेल आती हो, या छोटे छोटे से दाने हो गए हो, या सीबम बढ़ रहा हो उसमें, या किसी तरीके की एलर्जी हो, कुछ भी हो अगर आपके अंडर आर्म्स में, तो इस सीरम को लगाने के बाद आपके 2 दिन में ही तो वो रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। 1 हफ्ते 10 दिन अगर आपने इसको लगा लिया तो धीरे धीरे वो आपको तुरंत 100 से 50% में आ जाएगा। तो आप वो सोचो कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है सीरम। जब आप इसको अपने आराम में लगाना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको ना किसी रोल ऑन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी स्प्रे की जरूरत पड़ेगी, ना किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, ना किसी सोप की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं लगेगी अपने अंडर आर्म्स पे। और रही शेविंग की, या अगर आप उसमें हेयर हो रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से निकालो, तो अगर आप उसमें वैक्स कराते हो तो आप डेफिनेटली उसमें वैक्स कराओ। आफ्टर वैक्सिंग आप इसको यूज करो। अगर आप शेव करते हो तो मैंने शेव करने का सही तरीका मैंने बताया है आपको मैनिक्योर पेडिक्योर में, तो आप उसमें जान सकते हो कि शेविंग का सही तरीका क्या है। जो मेरी सीरीज है मैनिक्योर पेडिक्योर की, तो उसमें जो मेरा फर्स्ट वीडियो है सीरीज का, उसमें मैंने सबसे पहले शेविंग ही बताई है। तो आप उस फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद तो उसको जरूर देखना, तो उसमें आपको शेव करने का सही तरीका आएगा, की वजह से आपके अंडर आर्म्स में कभी भी दाने नहीं होंगे, कभी भी इचिंग नहीं होगी। आप जरूर अपनाना। और जब भी आप शेव करना, जब भी आप वैक्सिंग करना, तो उसके बाद इस सीरम को जरूर यूज करना। आफ्टर बाथ आप इसको जरूर यूज करना, सोने से पहले आप इसको जरूर यूज करना। जब इसको आप रूटीन में लेने लगोगे आपकी अंडर आर्म्स की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बहुत खुश हो जाओगे आप इसको यूज करने के बाद।
खुद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे कि आपको इस सीरम से बहुत आराम मिला है। अगर आप इसको बनाना प्लीज़, मैं तो यही कहूँगी आपसे कि आप प्लीज़ इसको बनाकर एक बार ट्राई तो करो। आपको खुद ट्रस्ट होने लगेगा इस सीरम पे। आपको बाज़ार के सारे रोल ऑन स्प्रे ये सारी चीज़ें आपको बेकार लगने लगेंगी इसके आगे। तो प्लीज़ मेरे कहने से एक बार इसको ज़रूर बनाना, और अगर आप इसको जब बनाना, इसको यूज़ करना, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपने इसको ट्राई किया है कि नहीं किया है, और किया है तो उसका क्या रिज़ल्ट आपको मिला है। मैं भी थोड़ा-सा मोटिवेट होंगी अगर आपने मुझे कमेंट में लिख के इसके बारे में बताया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने मेरी बातों को माना, समझा और उसको ट्राई किया और आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो हमें भी खुशी मिलती है कि चलो मेरी वज़ह से किसी को फ़ायदा मिला है किसी चीज़ का। आई होप आपको ये सीरम, ये रेमेडी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये सीरम पसंद आया हो तो आप इस सीरम को ज़रूर बनाना। मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना कि आपको कैसा इसका बेनिफिट मिला है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।